एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। देखो, आज के वीडियो में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन चैप्टर को, जिसे लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। आई नो ये थोड़ा अजीब सा बात है कि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन इस चैप्टर के नाम की तरह ये स्टोरी अजीब नहीं होने वाला है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है एंड हो सकता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद तुम अभी ना रो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे क्लास 12 का फेयरवेल होगा उस दिन तुम स्टोरी को याद करोगे और उस वक्त तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगी। खैर, और लंबा बिल्डअप नहीं करते हैं, जल्दी से हम स्टोरी का एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और इन्होंने इस कहानी को फ्रैंको पर्शियन वॉर के दौरान लिखी है। वैसे ये वॉर 1870 से लेके 1871 तक चला था और एट द एंड जो फ्रांस होता है ना, वो पर्शिया से वॉर हार जाता है। और इस वॉर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वॉर को बिस्मार्क चचा ने ही लीड किया था और बिस्मार्क चचा के बारे में तुमने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। इस वॉर के बाद फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन पर्शियन के पास चली जाती है। ऑब्वियसली यार, अगर कोई भी कंट्री वॉर हारता है तो उस कंट्री का कुछ हिस्सा दूसरे कंट्री के पास चला जाता है। उसी तरह से फ्रांस का एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के पास चला जाता है। और उस दौरान जब ये सारी चीजें हो रही थी तब स्कूल्स में बच्चों का क्या हाल था, टीचर्स का क्या हाल था और नॉर्मल सिविलियंस का क्या हाल था, उसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से स्टोरी को लिखा गया है, तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी में दो ही मेन कैरेक्टर्स है, एक है फ्रांस जो कि एक स्कूल गोइंग बच्चा है और दूसरे है एम हैमेल जो कि उसके फ्रेंच टीचर है। और भी इस स्टोरी में कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स है जैसे कि ओल्ड हाउसर और कुछ विलेजर्स। हाय, मेरा नाम है फ्रांस और आज मैं स्कूल निकलने में काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मेरे टीचर जो एम हैमेल है ना, वो आज मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। और वो मुझे इसलिए डांटेंगे क्योंकि एम हैमेल ने बोला था कि आज वो पार्टिसिपल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता है और यही रीजन है कि मैं स्कूल निकलने में इतना ज्यादा लेट कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं स्कूल को बंक भी कर सकता हूँ क्योंकि डांट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं इधर उधर घूम लूं। वैसे भी देखो, आज दिन कितना ज्यादा अच्छा है, वार्म है, ब्राइट है और जो बर्ड्स है ना, वो ट्रीज के ऊपर बैठकर चहचहा रहे हैं। और कुछ ही दूर में एक सॉमिल भी है जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जा रही है और वही सॉमिल के पास में कुछ पर्शियन सोल्जर है जो कि मार्च पास्ट भी कर रहे हैं। और ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, पर फिर भी ये सारे टेम्पटेशन के बावजूद मैं सोचता हूँ कि यार स्कूल चले ही जाना चाहिए। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो स्कूल चलते हैं और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के डायरेक्शन में निकलने लगता हूँ। और तभी जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, मुझे रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है और उस बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वैसे पता है, पिछले 2.5 साल से फ्रैंको पर्शियन वॉर चलते आ रहा है और इन 2.5 सालों में उस बुलेटिन बोर्ड में कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं छपी है। उस बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ खराब न्यूज ही छपती है, जैसे कि फ्रांस कितने सारे वॉर को हार चुके हैं, कितने सारे बैटल्स में जाने गंवाई है, और न्यूज जैसे कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट कैसे फ्रांस से अब छीना जा चुका है, और ऑर्डर्स वाले न्यूज जो कि कंट्री के कमांडिंग ऑफिसर्स दिया करते थे। और इसी तरह की ढेर सारी खराब खबरें उस बुलेटिन बोर्ड में छपा करती थी। इसलिए अभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ इतना भीड़ क्यों है, आज कौन सा खराब न्यूज छपा है। ये सारी चीज मैं चलते चलते सोच ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक ब्लैकस्मिथ अपने ट्रेनी के साथ खड़ा है और वो ब्लैकस्मिथ भी मेरी तरफ ही देख रहा होता है। हाँ, वो मुझे अच्छे से जानता था और वो ब्लैकस्मिथ भी मेरी तरफ देख ही रहा था और हाँ, वो मुझे अच्छे से जानता था। इसलिए वो ब्लैकस्मिथ मुझे सरकास्टिक वे में यानी कि टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अरे फ्रांस, आराम से खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड को देख लो, वैसे भी स्कूल पहुंचने में तो बहुत टाइम बाकी है। लेकिन देखो, असल में मैं स्कूल जाने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और यही रीजन था कि वो ब्लैकस्मिथ भी मुझे टॉन्ट मारते हुए ऐसे बोल रहा था। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अभी बुलेटिन बोर्ड को नहीं देखूंगा, जल्दी से मैं पहले स्कूल पहुंच जाता हूँ। फिर क्या, मैं जल्दी ही स्कूल पहुंच जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, जब भी मैं स्कूल के अंदर घुसता था तब बहुत सारी नॉइजेस होती थी। नॉइजेस जैसे कि डेस्क के हिलने की आवाज आती थी, बच्चे जो पढ़ रहे होते थे चिल्ला रहे होते थे उनकी आवाज आती थी, टीचर्स जो बच्चों को शांत होने के लिए बोल रहे होते थे, अपने रूलर से डेस्क पे पटक रहे होते थे, वो सारी आवाज भी आती थी। लेकिन आज कुछ डिफरेंट था क्योंकि स्कूल के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं संडे को स्कूल आ गया हूँ क्योंकि ऑब्वियसली संडे को तो स्कूल बंद होता है और कोई आवाज नहीं आती है। और देखो, यूजुअली क्या होता था, जब भी मैं स्कूल के अंदर जाता था ना, तब मुझे दोनों कानों को ढक कर सुनना और समझना पड़ता था कि आखिर स्कूल के अंदर चल क्या रहा है। बेसिकली इतने टाइप ऑफ डिफरेंट नॉइजेस होते थे कि स्कूल के अंदर कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है। लेकिन आज सच में बहुत ज्यादा शांति थी। इसके बाद जब मैं क्लास के पास जाता हूँ और अंदर देखता हूँ तब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि उस वक्त बच्चे अपने सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे
और एम हेमल एक बड़ी सी आयरन रूलर को यहाँ पर यानी कि आर्म्स के बीच में फंसाकर चल रहे थे। मैं तो काफी ज्यादा डर जाता हूँ कि कहीं लेट होने के कारण मुझे बहुत ज्यादा डांट और मार ना पड़ जाए। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को, क्योंकि इस बुक में तुम्हें लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि तुम्हारे प्रेजेंट बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। और तो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स, स्मार्ट माइंड मैप, 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी इंक्लूडेड है। और तो और 350 से भी ज्यादा की कॉन्सेप्ट्स। आसान शब्दों में बस इतना समझो कि ये बुक इनफ है तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी करने में। अब बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी इस बुक को लेते हो और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हो। और पता है, इस बुक में तुम्हें आंसरिंग टिप्स, फुली सॉल्व्ड आंसर्स और एग्जामिनर्स कमेंट भी देखने को मिलेगा, ताकि तुम ये समझ पाओ कि तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आंसर्स को कैसे लिखना है। एंड ट्रस्ट मी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना कई बार तुमने सब कुछ पढ़ लिया है बट तुम्हें यही नहीं पता होता कि एग्जाम में आंसर्स को लिखना कैसे है। और यही रीजन होता है कि तुम्हारे एग्जाम्स में मार्क्स थोड़े कम आते हैं। देखो, ओसवाल के इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो अगर तुम चाहो तो वहां जाके परचेस कर सकते हो। अब चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है, जो एमएमएल होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी डांटते या मारते नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे से बोलते हैं कि जाओ अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ फ्रांस, वरना आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। और फिर मैं नोटिस करता हूँ कि एमएमएल ने बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कोट, शर्ट और सिल्क कैप पहन रखा है, और ये जो उनका ड्रेस था ना, ये एम्ब्रॉयडर्ड था। और फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर आज एमएमएल ने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है, क्योंकि जो नॉर्मली टीचर्स होते हैं ना, वो यूजुअल डेज में ऐसे कपड़े नहीं पहना करते हैं। टीचर्स ऐसे कपड़े सिर्फ स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन डे हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया, वगैरह वगैरह। इंस्पेक्शन डे यानी कि जिस दिन तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जो डायरेक्टर होते हैं ना, तो स्कूल का चक्कर नहीं मारते, ये देखने के लिए कि टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स ने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन रखा है या फिर नहीं रखा है। सिर्फ ऐसे दिनों में ही जो टीचर्स होते थे ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस पहनते थे। इसलिए मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है, और इसलिए आज मुझे स्कूल में हो रहा हर एक चीज स्ट्रेंज, अनयूजुअल और न्यू लग रहा था। और साथ ही साथ माहौल काफी सीरियस भी लग रहा था, क्योंकि स्कूल में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं हो रहा था। ऊपर से हमारे क्लास के लास्ट बेंचेस जो यूजुअली खाली रहते हैं, वो आज खाली नहीं थे। वहाँ पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, जैसे कि हाउसर जो कि एक रिटायर्ड मेयर थे, पोस्ट मास्टर और साथ में कुछ विलेजर्स। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो हाउसर है ना, उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखा है, और वो अपने साथ एक प्राइमरी बुक लेकर आए हैं जो कि काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और साइड साइड से फट भी गई है। और फिर मैं देखता हूँ कि जो हाउसर है ना, वो उस बुक को अपनी नी पर रखते हैं और अपने स्पेक्टिकल्स को खोलकर उस बुक के ऊपर रख देते हैं। ये सारी चीजें देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब तो लग ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि जो एमएमएल होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज टोन में हमसे कहते हैं कि मेरी बातों को तुम सब ध्यान से सुनो, आज ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो कि फ्रेंच में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। अब फ्रेंच की जगह तुम्हें सिर्फ जर्मन ही पढ़ने को मिलेगा, और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट हटाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस लास्ट लेसन को तुम सब ध्यान से सुनना। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल में इतना भीड़ क्यों था, लेकिन क्या सच में अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा? अब तक तो मुझे फ्रेंच अच्छे से लिखना भी नहीं आता है, तो आज मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता, ना कि अपना टाइम बर्ड्स के एग्स को हंट करने में और सार रिवर के पास खेलने में वेस्ट किया होता, तो शायद आज मुझे भी फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आता। कुछ वक्त पहले तक तो मुझे फ्रेंच के बुक्स बहुत ही ज्यादा बर्डन लगते थे, बहुत ही ज्यादा हेवी लगते थे, लेकिन आज वही फ्रेंच के बुक्स मुझे बिल्कुल किसी बेस्ट फ्रेंड जैसे लग रहे हैं, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और शायद इसलिए आज एमएमएल गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका स्कूल में लास्ट डे है। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एमएमएल ने आज इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहन रखा है। पर मुझे ये बात सोचकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि शायद अब मैं एमएमएल से दोबारा कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, और शायद अब मैं उनकी डांट भी कभी नहीं सुन पाऊंगा। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि लास्ट बेंच में जो विलेजर्स बैठे हुए हैं ना, वो इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि वो लास्ट टाइम एमएमएल को गुड बाय बोल सके, क्योंकि एमएमएल ने अपना पूरा 40 साल उस स्कूल को दिया है, और अभी भी वो अपने चॉइस से उस स्कूल को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि मजबूरन उन्हें स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का नहीं है। इसलिए जितने भी विलेजर्स हैं वो एमएमएल के फेथफुल सर्विसेज को शुक्रिया कहने के लिए वहां पर आए हुए हैं। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चली रही होती है कि तभी एमएमएल मुझसे कहते हैं कि फ्रांस चलो, अब तुम्हारी बारी है, मुझे पार्टिसिपेंट्स के रूल्स बताओ। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ क्लियर बोलूँ, सब कुछ सही बोलूँ, पर जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ, मैं अपने पहले वर्ड में ही डगमगा सा जाता हूँ।
क्योंकि मैंने कुछ भी अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। और हालांकि हर बार एमएमएल ऐसा होने से मुझे डांटते थे, लेकिन इस बार एमएमएल मुझे डांटते नहीं है, उल्टा बोलते हैं कि फ्रांस मैं तुम पे चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इसे पढ़ कर आओगे, तुम इसे सीख जाओगे। लेकिन देखो अब क्या हुआ है, अभी तक तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना तक नहीं आता है, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब कल से तुम लोग ये पढ़ने भी नहीं वाले हो। जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में अब कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, जो लोग हमें रूल करने आएंगे, उनके पास अब पूरा राइट है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग कहने के तो फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम लोगों को खुद की लैंग्वेज पढ़ना और लिखना नहीं आता है। पर फ्रांस, ये तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, बल्कि गलती मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। वो तो बस ये चाहते थे कि तुम फार्म और मिल में जाके वर्क करो, ताकि तुम कुछ पैसे कमा कर ला सको। और हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी तुम्हें गार्डन में भेज दिया करता था फ्लावर्स को वाटर देने के लिए, जबकि अगर मैं चाहता तो तुम्हें रोक कर अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना और लिखना सिखा सकता था। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था, तब मैं तुम सबको छुट्टी दे दिया करता था। और यही सारी रीजंस की वजह से मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ कि तुम्हें अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता है। पर देखो, जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। और हम इस लैंग्वेज को ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं। और पता है, जब जब इस दुनिया में किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया गया है, तब उन कैद हुए लोगों के लिए उनका लैंग्वेज ही होता है जो एज अ वेपन काम करता है, और उनके लैंग्वेज की वजह से ही वो वापस आजाद हो पाते हैं। यानी कि जब तक हम हमारे लैंग्वेज पे पकड़ रखेंगे ना, तब तक हमारे पास इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी, और तभी हम वापस से आजाद हो पाएंगे, यानी कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट को आजाद करवा पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, वो अगर उस कंट्री की लैंग्वेज बोलने लगे जिसके कारण वो स्लेव बनी है, तो फिर वो कंट्री दोबारा कभी भी आजाद नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद एमएमएल ग्रामर की बुक लेते हैं और एक लेसन को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और पहली बार मुझे ये लेसन बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा था। इवन जो एमएमएल थे, वो भी इस लेसन को काफी अच्छे से समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये उनका लास्ट लेसन है, और वो ये नहीं चाहते थे कि क्लास का एक भी बच्चा को वो लेसन समझ में ना आए। और एमएमएल चाहते थे कि उन्हें जितना भी पता है उस लेसन के बारे में और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो हमें बता कर जाए। फिर इसके बाद क्या होता है, एमएमएल ग्रामर सेक्शन को पढ़ाने के बाद हमें राइटिंग सेक्शन पढ़ाते हैं, और एमएमएल राइटिंग सेक्शन को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। और राइटिंग सेक्शन के दौरान वो सभी बच्चों को कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। यानी कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सिर्फ फ्रांस का है, किसी और कंट्री का नहीं। जर्मनी का तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे जब सभी कॉपीज को बेंच पे रख दिया जाता है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सारे बेंचेस में फ्लैग लगे हुए हैं, और सभी फ्लैग रॉड से कनेक्टेड है। जो बेंच था वो रॉड का काम कर रहा था, और जो कॉपीज थे वो फ्लैग का काम कर रहे थे। काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर इसके बाद क्या, पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी कॉपीज में लिखने लगते हैं। और इस वक्त सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज आ रही थी, यानी कि सिर्फ लिखने की आवाज आ रही थी। तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि पूरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था, और यही रीजन था कि जो बच्चे पेन से लिख रहे थे, सिर्फ उसकी ही आवाज क्लास में गूंज रही थी, और कोई भी आवाज वहाँ पर नहीं आ रही थी। इसी बीच जो मॉस्किटो मच्छर होता है, वो क्लासरूम में घुस जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा उस मॉस्किटो पे ध्यान तक नहीं देता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर क्लासरूम में एक इंसेक्ट भी घुस जाता था, तब भी हड़कंप मच जाता था। सभी बच्चे पैनिक करने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, मजे करने लगते थे। लेकिन इस वक्त सभी बच्चे एमएमएल की बातों को लेकर काफी ज्यादा अटेंटिव थे, और कोई भी उनसे नजर नहीं हटा रहे थे। सभी उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहते थे। और पता है, उस वक्त हमारे क्लासरूम के ऊपर कुछ पीजन्स भी बैठे हुए थे, यानी कि कबूतर बैठे हुए थे, और वो पीजन्स तक साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी एमएमएल की बातों को ध्यान से सुनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो भी एमएमएल की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जो जर्मन्स है, वो पीजन्स को भी फोर्स करेंगे कि वो अपने लैंग्वेज को चेंज करके जर्मन बोलना स्टार्ट कर दे, जिस तरह जो जर्मन्स है वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम हमारी लैंग्वेज को छोड़कर जर्मन सीखना स्टार्ट कर दे। और फिर इसके बाद मेरी नजर दोबारा से एमएमएल पे जाती है, जो पूरे क्लासरूम को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे क्लासरूम के पिक्चर को एक नजर में कैप्चर करना चाहते हो, या फिर तुम कह सकते हो पूरी क्लासरूम को अपने आंखों में या फिर अपने दिमाग में कैद करना चाहते हो, क्योंकि ये उनका स्कूल में आखिरी दिन था, और वो पिछले 40 साल से इस स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे, और अब अफसोस के साथ उन्हें जाना पड़ रहा था। वैसे पिछले 40 सालों में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिर्फ जो क्लासरूम के बेंचेस और डेस्क हैं वो थोड़े पुराने हो गए हैं, और 40 साल पहले जो मैंने वॉलनट का पेड़ लगाया था वो अब काफी बड़ा हो चुका है, और हॉप पॉइंट का प्लांट भी जो मैंने 40 साल पहले लगाया था वो अब स्कूल के रूफ तक आता है। बस इन कुछ चीजों को छोड़कर पिछले 40 सालों में कुछ भी नहीं बदला है।
फिर राइटिंग सेशन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है, जिसमें हमें फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जिसमें एम हेमेल हमें फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और फिर इसके बाद एम हेमेल हमारा फिनोटिक्स का क्लास लेते हैं, जिसमें सभी बच्चे बिल्कुल किसी छोटे बेबी की तरह रिसाइट कर रहे होते हैं, यानी कि फ्रेंच अल्फाबेट्स को पढ़ रहे होते हैं। और फिर हम सबको सुनाई देता है कि जो एम हेमेल की सिस्टर है ना, वो पैकिंग कर रही है और सूटकेसेस को नीचे उतार रही है, ताकि वो और एम हेमेल सभी लोग वहां से जा सके, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे एल्सेक छोड़कर जाना था। और फिर इसके कुछ देर बाद चर्च का घंटा बजता है और क्लास खत्म हो जाती है। और फिर मैं क्लासरूम के खिड़की से बाहर नोटिस करता हूँ कि सुबह जिन सोल्जर्स को मैंने देखा था ना, वो सब मार्च पास्ट करके वापस आ रहे होते हैं। और वो जो जर्मन सोल्जर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो ढोल बाजा बजा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वार जीत रखा था। और फिर हम सब देखते हैं कि पीछे बैठे सभी विलेजर्स खड़े हो जाते हैं। ओल्ड हाउसर भी अपने चश्मे को पहनते हैं और बुक को पकड़कर खड़ा हो जाते हैं। और फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ओल्ड हाउसर रो रहे होते हैं और उनकी आवाज में बहुत ज्यादा कपकपाहट होती है। और सच कहूं तो ये देखकर थोड़ा फनी लगता है कि वो कितने बूढ़े हैं, कितने मैच्योर हैं, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं और वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि सच कहूं तो दूसरी तरफ मैं खुद भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा होता हूं जैसा ओल्ड हाउसर फील कर रहे थे। मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि एम हेमेल हमें छोड़कर अब जा रहे थे। फिर इसके बाद मैं कुछ कहना चाहता था, पर मैं कह नहीं पाता हूँ। मैं बोलना चाहता था आई, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं बोर्ड की तरफ टर्न होता हूँ और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ विया लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर एम हेमेल बेंड होते हैं और बिना कुछ बोले सिर्फ जेस्चर से बताते हुए वहां से निकल जाते हैं। और इससे हम सबको समझ में आ जाता है कि क्लास खत्म हो चुका है। और इस तरह से तुम्हारा द लास्ट लेसन चैप्टर खत्म होता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर का एक्सप्रेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे वीडियोस में और क्या क्या ऐड करना चाहिए, वो सारी चीजें भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर चैप्टर का एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा तुम लोग इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा इस वीडियो को रीच मिलेगी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे, आई मीन जो लोग 12th में है ऑब्वियसली। अब दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।